तो जब हम नए लोगों को नियुक्त करते हैं, हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि वे इस बात की अहमियत समझें कि हम क्या बना रहे हैं, एक व्यवसाय, कोई नौकरी नहीं। एक आदमी है जिसने एक किताब लिखी है, उसका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड। ये पहली किताब थी, रिच डैड पुअर डैड। इस आदमी के पास एक अमीर पिता था जो उसके दोस्त के पिता थे, और उसका अपना पिता था जो, जैसा कि आप जानते हैं, एक अच्छे पिता थे। गरीब पिता, जैसा कि आप जानते हैं, एक आम इंसान। मेरे पिता एक मेहनती इंसान थे और खैर पूर्व डाकिया थे। गरीब पिता, अमीर पिता। विलब्रेड, तुम जानते हो कि मैंने इस आदमी को कहीं और भी देखा था, है ना? ओब्रायन, एडमसन या जिमेंसन। कोई कोई अमीर व्यक्ति जिससे वह बात कर रहा है। और फिर कोई ऐसा है जो बस एक अच्छा इंसान है, कॉलेज की पढ़ाई की है, समझदार है, जैसा कि आप जानते हैं, गरीब पिता, अमीर पिता। फिर उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था पैसे के प्रवाह का चतुर्थांश। और वह आपको दिखाता है कि आप या तो कर्मचारी हैं, स्वरोजगार करते हैं, किसी व्यवसाय के मालिक हैं या निवेशक हैं। और यह एक बिल्कुल अलग अवधारणा है, नौकरी करने से लेकर स्वरोजगार, फिर व्यवसाय का मालिक बनने और फिर निवेशक बनने तक का सफर। तो वह आपको पूरे इस प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। लेकिन बात यह है कि अगर आपके पास नौकरी है और आपको निकाल दिया जाता है तो आपकी आय रुक जाती है। अगर आप कारें बेच रहे हैं, आपके पास एक नौकरी है, तो आपकी आय रुक जाती है। अगर आप बीमा बेचते हैं और बेचना बंद कर देते हैं तो आपकी आय रुक जाती है। और मैं इन सभी नवीनीकरणों के बारे में सुनता हूं, जैसे कि आपका नवीनीकरण, जैसे 25% या 80% या जो भी हो, और फिर आपको 3%, 4%, 2%, 1% का नवीनीकरण मिलने वाला है। इसमें काफी समय लगेगा जब तक कि इसका कोई महत्व नहीं हो जाता। ये लगभग $100 प्रति महीने के रेजिडुअल जैसा है। लेकिन आपका असली रेजिडुअल तब है जब आपके पास बीमा का व्यवसाय हो। अगर आपके पास ह्यूस्टन में 10 एजेंट हैं, मियामी में 10 एजेंट हैं, मिशिगन में 10 एजेंट हैं, या आप अमेरिका के हर शहर में एक एजेंट रख सकते हैं। अब अगर आपके पास एक व्यवसाय है तो आप दूर भी चले जाएं, तब भी पैसा आता रहता है। और भी अच्छा यह है कि आपके पास एक सचिव, एक टीम, एक प्रशासनिक भर्तीकर्ता, विक्रेता और आपके स्टाफ को प्रशिक्षित करने वाले लोग हैं। तो अब आप 1 महीने के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपके पास पूरी टीम है तो आप इससे भी बड़े बन सकते हैं। तो जब हम व्यवसाय बनाने की अवधारणा की बात करते हैं, अब काम में आपके पास एक नौकरी हो सकती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो घर से काम करते हुए पूरे दिन अंडरवियर में रहकर $2 लाख कमा लेते हैं। तुम जानते हो, जब चाहे उठना, कंप्यूटर चालू करना, क्लिक करना। ये एक अच्छी नौकरी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस इसमें 6 हफ्ते के लिए गायब होना मुश्किल है। यह जटिल है, जैसे अगर अगले दिन राष्ट्रपति से मिलने का निमंत्रण मिले या आप सुपर बाउल चैंपियनशिप जीत जाएं और आपको जाना पड़े। और आपको अपनी नौकरी करनी है क्योंकि एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। लेकिन अगर आपके पास एक व्यवसाय है, फ्रीलांसर की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यवसाय जो पैसे कमाता है। इसलिए मैं 1 घंटे तक बिक्री या व्यवसाय रखने की अवधारणा पर बात नहीं करना चाहता। क्या आप सिर्फ एक अच्छी सेल्स जॉब चाहते थे या आप एक व्यवसाय चाहते थे? और वैसे एक सेल्समैन के तौर पर 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख प्रति माह कमाना एक व्यवसाय के साथ भी मुश्किल है। आप इसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो हम नए लोगों को भर्ती कर रहे हैं, इसका इससे क्या लेना देना है? क्या आपने कभी सुना है सर कि अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें? अगर आप यहां खत्म करना चाहते हैं तो आपको यहां से शुरू करना होगा। क्या आपने यह विचार सुना है, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना? मैं ऐसा व्यवसाय चाहता था जिसमें मुझे मजा आए, मैं बहुत सारा पैसा कमा सकूं और दूसरों की जिंदगी में फर्क ला सकूं। यही मेरा शुरुआती विचार था। और बहुत से लोग मुझसे पूछते थे, तुम्हें यह विचार कैसे आया? क्योंकि यह मेरी पहली बार नहीं थी। मैं पहले भी ऐसी बातें सुन चुका था, इसलिए मैं इसे अच्छी तरह से योजना बनाना चाहता था। तो जब हमने इस नए व्यक्ति को शामिल किया, खासकर जब हम हिस्पैनिक बाजार में प्रवेश कर रहे थे और वेस्ट अफ्रीका में जा रहे थे, ठीक है, और पश्चिमी अफ्रीका में कई देश हैं। हमारे पास कैमरून, केन्या, ओहा और भी बहुत कुछ है। तो ये पश्चिमी अफ्रीका है, हिस्पैनिक। हम कोलंबिया की बात कर रहे हैं, हम निकारागुआ की बात कर रहे हैं, हम एल साल्वाडोर, मेक्सिको और ग्वाटेमाला की बात कर रहे हैं। इसमें कई देश शामिल हैं। ये लोग, हम। लेकिन वे यहां प्रवासी के रूप में आते हैं और वे अपने परिवारों में विश्वास करते हैं, ठीक है? और क्या तुमने अमेरिका में पारिवारिक एकता के विनाश के बारे में सुना है? तुमने इसके बारे में सुना है ना? लोग इसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि तलाक, बच्चे यहां पले बढ़े, वहां पले बढ़े, बच्चों के पास चाबियां होती हैं।
इन सब चीजों ने हमें कम एकजुट बना दिया है, लेकिन पश्चिम में हिस्पैनिक बाजार बहुत एकजुट है। मेरा मतलब है ये संस्कृतियां, और अमेरिका में कई संस्कृतियां हैं, लोग जो तुम जानते हो बहुत परिवार प्रधान हैं। यही वह जगह है जहां वास्तव में परिवार प्रधान वित्तीय उत्पादों का अधिकांश कारोबार होता है। ठीक है, तो मान लीजिए वह युवा जिसे हम अभी यहां लाए हैं, हैडन। हम उसके साथ बैठते हैं और उससे बात करते हैं और उसे व्यवसाय रखने की अवधारणा समझाते हैं। हम कोई बेवकूफी भरी बात नहीं कहते, जैसे क्या तुम एक टीम बनाना चाहते हो? नहीं, लोग सिरदर्द होते हैं। क्या तुम उन लोगों से निपटना चाहोगे जो तुमसे झूठ बोलते हैं और जो कहते हैं वह करते नहीं हैं? नहीं, मैं कुछ आसान चाहता हूं, सिर्फ मैं ही रहूं। मुझे कोई जटिलता नहीं चाहिए। मुझे काम नहीं करना है। ठीक है, तुमने सवाल गलत पूछा, लेकिन अगर तुम किसी से कहो, मुझे यह पूछने दो, अगर हम तुम्हें हर हफ्ते $1000 भेजना शुरू कर दें और तुम्हें कुछ भी ना करना पड़े, तो क्या तुम्हें वे $1000 रखना पसंद आएगा? क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि वे $1000 कैसे मिल सकते हैं? 10,000 का क्या ख्याल है? क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि यह कैसे किया जाए? और अगर मैं कहूं कि तुम 1 लाख कमा सकते हो और 1 महीने के लिए गायब हो सकते हो? ठीक ठीक, तुम इसके लिए कितना भुगतान करोगे? दूसरे शब्दों में, क्या तुम कुछ असुविधाएं, सिरदर्द, यात्राएं और अब भी कुछ ऐसे लोगों से निपटना जो तुमसे झूठ बोल रहे हैं, सहन करोगे? मान लो कि मैं तुम्हें नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में बास्केटबॉल कोच या फुटबॉल कोच बनने के लिए नियुक्त करता हूं और कहता हूं, ठीक है, एक टीम बनाओ, हम तुम्हें बहुत पैसे देंगे। ये है जो हम तुम्हें भुगतान करेंगे। लेकिन अगर तुम एक टीम बनाते हो और जीतना शुरू कर देते हो, तो हम तुम्हें ये बोनस देंगे, तुम्हारी सैलरी 2, 3, 4 मिलियन डॉलर तक बढ़ा देंगे, 2, 3 या 4 मिलियन की शुरुआती रकम देंगे। ठीक है, तो अब तुम्हें एक टीम बनानी है, लेकिन तुम कहते हो, मैं इन लड़कों से बात नहीं करना चाहता। ये 18 साल के लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ समस्याओं में हैं, ड्रग्स की समस्या है, माँ बाप के साथ दिक्कतें हैं। मैं इन लड़कों से निपटना नहीं चाहता। एक फुटबॉल टीम बनाओ। ठीक है, तो फिर हम तुम्हें लाखों डॉलर नहीं देंगे। असल में तुम कोच भी नहीं बनोगे। क्या यह समझ में आता है? तुम कह सकते हो, ठीक है, सुनो, मैंने सिर्फ स्कूल में खेला है और सिर्फ डिवीजन 1 में खेला है। मैंने कभी प्रोफेशनल तौर पर नहीं खेला। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोच बन सकता हूं? और इसका जवाब आम तौर पर नहीं है। लेकिन अगर तुम आते हो और डिवीजन 1 या डिवीजन 2 में खेले हो, या ये कैसा रहेगा? तुमने स्कूल में खेला, फिर यूनिवर्सिटी गए और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई की। तुम कोच बनना चाहते हो और मुझे यह यकीन दिलाते हो कि तुम बन सकते हो। शायद तुम यहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जीतना ही होगा। तो जब तुम इस युवा हैडन या उस नए व्यक्ति से बात करते हो जिसे तुम अब नियुक्त कर रहे हो, तो तुम उससे पूछते हो, क्या तुम जीतना चाहते हो? क्या तुम्हें जीतने की परवाह है? क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है? ठीक है, मुझे अपनी आत्मविश्वास पर काम करने की जरूरत है। बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे आत्मविश्वास पर काम कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे लोग चाहते हैं जो जीतना चाहते हैं। एक फुटबॉल कोच जो जीतना चाहता है, एक बीमा एजेंट जो एक बड़ी एजेंसी बनाना चाहता है। तो हम उन्हें उस रेजिडुअल के बारे में बताते हैं, हम उन्हें उसी के साथ शुरू कराते हैं। ठीक है, उस चीज को विकसित करने और लोगों को उस अवधारणा को समझाने में समय लगता है ना? कैसा रहेगा? मेरा मतलब है, यह पागलपन है। ऐसी चीजें होती हैं जैसे वुडी के साथ हुआ। अगर किसी राज्य का बीमा विभाग सब कुछ बदल देता है, तो हमारे पास अभी भी 49 राज्य हैं। तो हाँ, अगर कैलिफोर्निया बंद हो जाता है, तो हाँ, तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि अगर ऐसा उसे क्या कहते हैं? एक भूकंप, जिसमें कहते हैं कि वहां एक फॉल्ट है और पूरी कैलिफोर्निया पानी में गिर जाती है। तुम जानते हो, वो बुरा है, खासकर अगर तुम्हारे सारे एजेंट कैलिफोर्निया में हैं, समझे? ऐसा ही कुछ हमारे साथ लुइसियाना में सालों पहले हुआ था, जब बांध टूट गए थे। शायद आपने उसके बारे में कभी नहीं सुना होगा, लेकिन मेरा मतलब है, वो पागलपन था कि बांध टूट गया और लुइसियाना के शहर तबाह हो गए। अगर वही एकमात्र जगह थी जहां तुम्हारे एजेंट थे, तो तुम बर्बाद हो गए थे। इसलिए कई आय के स्रोत होना अच्छा है, इन्हें विकसित करने के लिए समय निकालो। फिर हम कहते हैं, ठीक है, हम कैसे शुरू करेंगे? देखो, सबसे पहले बात यह नहीं है कि तुम अभी कौन हो, बल्कि यह है कि तुम किसमें बदलने वाले हो। इसलिए मैं वो सब करूंगा जिससे तुम्हें उस इंसान में बदलने में मदद मिले। यही है मुख्य कोच, ठीक है? तुम व्यापार में मुख्य व्यक्ति बनने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने कदम देता हूं, सफलता की ओर 8 कदम। फिर मैं तुम्हें सोचो और अमीर बनो देता हूं।
तो मैं तुम्हें इसके साथ जोड़ने जा रहा हूं। मैं तुम्हें अपनी पसंदीदा ऑडियो भेजूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा, देखो तुम्हें आगे बढ़ना है और भी समझदार बनना है। दूसरी बात यह है कि तुम्हें कुछ झटकों से गुजरना पड़ेगा। तुम्हें कुछ मार झेलनी पड़ेगी। तुम्हें थोड़ी नकारात्मकता का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे तुम्हारी त्वचा और मोटी और मजबूत होगी। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा, कोई मुकदमा हो सकता है, कोई परेशानी में पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर तुम्हारा व्यापार बड़ा है तो तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। तो उन चीजों में से एक जो होने वाली है वह यह है कि तुम्हें बहुत सारे लोगों से निपटना पड़ेगा। तो चलिए लोगों से निपटने से शुरू करते हैं, ठीक है? हम जो करने जा रहे हैं वह है धीरे धीरे शुरू करना और तुम्हारी एजेंसी को बनाना। यह धुंधला, फॉगी नहीं होगा, लेकिन हम इस प्रक्रिया से गुजरेंगे। सबसे पहली चीज जो हम करना चाहते हैं वह है ऐसे लोगों को ढूंढना जो तुम्हें जानते हो और जो कुछ करने में रुचि रखते हो, चाहे वह पार्ट टाइम हो या फुल टाइम। और मेरे पास इसके लिए एक सिस्टम है। सिस्टम का पालन करो। यह किसी को मनाने या किसी पर दबाव डालने की बात नहीं है। मैं तुम्हारा न्याय नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हारे किए गए काम का मूल्यांकन कर रहा हूं। मैं तुम्हारी गतिविधि का मूल्यांकन कर रहा हूं, तुम्हारे परिणामों का नहीं। तो मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम वह नहीं करते जो तुम्हें करना चाहिए तो मैं तुमसे नाराज हो सकता हूं। तुम्हारा सर्कल, मेरी किताब तुम्हारा सर्कल, इसमें तुम गतिविधियां कर सकते हो। तो चलो सोचते हैं, असली दोस्त कौन है? मेरा मतलब है यह एक ईमानदार सवाल है। टेलर, क्या तुम्हारे कोई दोस्त, सहेलियां या साथी थे जिनके साथ तुम कुछ ऐसा करते थे जैसे, अरे कितना अच्छा होता अगर हमारी अपनी फैशन की दुकान होती, या हमारे पास कोई जगह होती जहां बाल काट सकते, बस मिलकर कुछ मजेदार करना। और उसे पता नहीं था कि क्या करना है। मेरे साथ भी बहुत से लोग थे। जब हम छोटे थे तो हम इस तरह की बातें करते थे। हम साथ में एक टीम बनाएंगे। क्या हम कोच बनेंगे? क्या हम यह करेंगे? ठीक है, अच्छा, मैं चाहता हूं कि तुम उनसे संपर्क करो और तुम्हें स्पष्ट रहना होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या कर रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह है, क्योंकि तुम ही हो जो 2 से 5 साल में मेरी सुपरस्टार बनने वाले हो। अभी नहीं, आज नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी परवाह है। तो चलो सीखते हैं कि सवाल कैसे सहजता से पूछे जाए। ठीक है, तो स्पष्टता। विशिष्टता में शर्मिंदगी का जोखिम होता है। दूसरे शब्दों में, कोई आहत हो सकता है, तुम खुद भी आहत हो सकते हो। तुम्हें तुम्हें इसे पार करना ही होगा। यह बेहतर है कि प्यार किया और खो दिया, बजाय इसके कि कभी प्यार ही ना किया हो। हम ठीक है, ऐसी चीजें होंगी। तुम्हें इससे निपटना ही होगा। ठीक है, तो मेरे साथ अंक कमाने का सबसे अच्छा तरीका है कार्रवाई। इसलिए मुझे चाहिए कि तुम उन लोगों के बारे में सोचो, उनके नाम लिखो और फिर उन्हें कॉल करो। ये वे लोग हैं जिनसे तुम बात करते हो। अब अगर तुमने 5 साल पहले संपर्क खो दिया था तो उनके लिए मेरी एक अलग रणनीति है। तो तुम उनसे संपर्क करते हो। तो अगर तुम कल मेरे पास आओ टेलर और कहो तुम्हें यकीन नहीं होगा, तो मैं कहूंगा तुम जो भी कहोगे मुझे यकीन होगा। मैं अपने 5 दोस्तों को कॉल कर सकता हूं। मुझे तुम्हें उन बातचीतों के बारे में बताने दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या कहा, मुझे सिर्फ यह फर्क पड़ता है कि तुमने क्या कहा, और मुझे सिर्फ गतिविधि की परवाह है। क्योंकि जो कुछ भी तुमने कहा है, हम अगली बार उसे और बेहतर बना सकते हैं, और उसके बाद और भी ज्यादा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वे ऐसा करते हैं या नहीं, हम उन्हें मना नहीं सकते। लेकिन अगर कोई कहता है तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं इस कंपनी के साथ अपने बीमा के लिए पढ़ाई कर रहा था, लेकिन सच में मुझे वे पसंद नहीं हैं। लेकिन मैं किसी और को नहीं जानता था जो यह कर रहा हो। मैं कहता हूं ठीक है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। वह कहता है नहीं, मैं ठीक हूं, मैंने उनसे कुशलता से बात की। मैं कहता हूं नहीं, तुमने बस उन्हें एक उथल पुथल के समय पकड़ लिया। तुमने उन्हें एक खराब रिश्ते में पकड़ लिया। वे जिसके साथ थे उससे खुश नहीं थे, इसलिए वे तुम्हारे पास आ गए। यह तो आसान है, लेकिन जिस बात पर मुझे तुम पर गर्व है वह यह है कि तुम्हारे पास हिम्मत है। तुम्हारे पास हिम्मत है, साहस है, जिगर है, रीढ़ है, और फिर तुम वही करते हो जो तुम्हें करना चाहिए। ठीक है, तो देखो, हम इसे गर्म बाजार कहते हैं, बजाय इसके कि कोई ऐसा हो जिसे तुम जानते भी नहीं हो। मैं इसे दोस्तों का बाजार कहता हूं। ऐसे लोग जिनकी हमें परवाह है। अरे तुम्हें यह कैसा लगता है? और अगर तुम कॉल करते हो और वे कहते हैं 2 महीने पहले मैं XXX नकारात्मक कंपनी में शामिल हो गया था और हम उनका बुरा हाल करने वाले हैं। कैसे? और तुम 2 महीने पहले हमारे साथ थे।
तुम्हें उन्हें कॉल करना चाहिए था, लेकिन वे किसी और के साथ जुड़ गए और अब तुमने उन्हें खो दिया। लोगों को अवसर पसंद है, लेकिन नुकसान से नफरत है। इसलिए मैं किसी को खोने के नुकसान पर ज्यादा बात कर रहा हूं, उस डर पर कि वे किसी को खो सकते हैं जिसे वे पा सकते थे। तो आप वास्तव में उनसे इसी बारे में बात करते हैं। जैसे टेलर और निकोल, अगर कोई, मैं तुम्हारा नाम क्यों नहीं ले रहा हूं? लोगन, क्योंकि तो कोई आता है और तुमने उनसे बात नहीं की, क्या मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा? नहीं, क्योंकि हमने पैसे खो दिए। पैसे की मुझे परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी परवाह है। क्या तुम फर्क देख रहे हो? मुझे तुम्हारी परवाह है, तुम्हें इसके लिए बुरा लगता है, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को प्रभावित करता है, और साथ ही तुमने पैसे भी खो दिए। मेरे पास तो पहले से ही जेट है, मैं हवाई जहाज, कारें और घर चलाता हूं। लेकिन तुम्हारे पास ऐसा नहीं है, और तुम्हें बस इतना ही करना था कि तुमने कुछ किया होता। इसलिए मैं यह कड़ा चेतावनी संदेश दे रहा हूं। मैंने आप में से किसी से भी यह नहीं पूछा कि क्या आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं या कुछ और, लेकिन मैं उस ट्रिपल एनफुएलो पर जोर दे रहा हूं। मैं इसी पर जोर दे रहा हूं, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिमाग में घुस रहा हूं और तुम पर दबाव डाल रहा हूं। तो यही हम अपने नए लोगों के साथ कर रहे हैं। अब क्या तुम समझ रहे हो? अगर तुम हमारे साथ अमीर बनना चाहते हो, तो मेरी दौलत का बड़ा हिस्सा उन लोगों से आया है जिन्हें मैं 30 साल 40 साल से जानता हूं, बीमा में आने से भी पहले, क्योंकि मैंने दोस्तों से संपर्क बनाए रखा और एक नेटवर्क बनाया। खैर, जैसे ही मैंने यह वीडियो देखा, मैंने कहा, अरे एलेक्स, कैसे हो भाई? तुम्हें यकीन नहीं होगा, मुझे कुछ असली और वैध चीज मिली है, यह काम करेगा। और लोग ऐसी बातें कहते हैं। मैं इतनी सारी धोखाधड़ी, गैरकानूनी चीजों और असफल योजनाओं में रह चुका हूं, मेरे किसी भी दोस्त को मुझ पर भरोसा नहीं है। जानते हो क्या? मुझे नहीं पता तुम्हें क्या कहूं। मुझे तुम्हारी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तुम्हारे भविष्य में दिलचस्पी है। और तुम्हारे भविष्य में तुम ही वो होगे जो उन्हें फिर से पूछोगे, क्योंकि यह असली है। यह म्यूचुअल ऑफ ओमाहा है, यह ट्रांस अमेरिका है, यह नेशनल लाइफ ग्रुप है। यह एक बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी है जो अरबों डॉलर की है। तुम मजाक कर रहे होगे, ठीक है, और अगर तुम यह नहीं कर सकते तो तुम फुटबॉल भी उतना अच्छा नहीं खेल सकते जितना वह खिलाड़ी जिसे तुम भर्ती करने जा रहे हो। क्या तुम ऐसे फुटबॉल खिलाड़ियों को नहीं ढूंढोगे जो तुमसे बेहतर हो, तुमसे तेज हो, तुमसे छोटे हो, तुमसे ज्यादा समझदार हो, तुमसे ज्यादा आक्रामक हो, तुमसे ज्यादा पागल हो, जो ज्यादा जोखिम उठाते हो? यही वे लोग हैं जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो। तुम अपने जैसे किसी को नहीं ढूंढ रहे हो, तुम बेहतर खिलाड़ियों को ढूंढ रहे हो। हम कैसे जानें कि वे बीमा के खेल में बेहतर खिलाड़ी हैं या नहीं? बहुत आसान है, हम उन्हें लाते हैं, उन्हें अंदर डालते हैं और देखते हैं कि वे क्या करते हैं। ठीक है, तो आदर्श रूप से आज रात तुम वापस आओगे और कल फिर आओगे। आदर्श रूप से लोगन, तुम आज रात आओगे और कहोगे, मैंने कर लिया। मैंने 5 लोगों को कॉल किया और हम आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ? खैर, उनमें से एक काफी दिलचस्प है। बहुत बढ़िया, चलो उन्हें कॉल करते हैं। खैर, उनमें से एक और जानना चाहता है, क्या तुमने उन्हें जानकारी भेजी? नहीं। तुम उन्हें एक ऑडियो भेजते हो ताकि तुम फॉलो अप करना सीख सको। उन्हें एक ऑडियो भेजो, उन्हें एक किताब भेजो, उनके साथ कॉफी पीने का समय तय करो, पैट्रिक से बात करवाओ। ऐसे किसी और दोस्त को ढूंढो जो उनके जैसा हो। तो अगर वह व्यक्ति छोटा कद का है, तो किसी और छोटे कद वाले व्यक्ति को ढूंढो जो उससे बात कर सके। अगर वह व्यक्ति कोलंबिया, साउथ अमेरिका से है, तो कोलंबिया, साउथ अमेरिका से किसी को ढूंढो। रुको, एक बार में कह दो। तो आप अपनी अकाउंट पर काम करना शुरू करते हैं। आप अपने बिजनेस पर काम करना शुरू करते हैं। ध्यान रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं करता हूं या नहीं, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है कि तुम उससे बात करो। ओह नहीं, ठीक है। तो ये वे लोग हैं जिन पर तुम भरोसा करते हो। ये वे लोग हैं जिन्हें तुम चाहते हो। ये वे लोग हैं जिन्हें तुम जानते हो। ये ऐसा है जैसे आप किसी को विज्ञापन के लिए रखते हैं, वे आपको नहीं जानते। वे आपको झूठ बोलने या केवल अच्छी बातें दिखाने के लिए ललचाए जा सकते हैं। लेकिन आपके दोस्त, आप पहले से ही उनकी बुरी बातें जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वे इतनी बुरी नहीं हैं, वरना हम उनके साथ व्यवहार नहीं कर रहे होते। अगर वे इतने बुरे हैं तो उन्हें मत बुलाओ। अगर वे अपराधी हैं या आप उनसे नफरत करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि वे दूसरी टीम में शामिल हो जाएं। लेकिन अगर वे सिर्फ जान पहचान वाले हैं, तो क्या आप उन्हें भी नहीं जानते? हाँ, हमें उनके साथ इसकी पुष्टि करनी होगी। वे आपको जानते हैं, हमें इसकी जांच करनी है। डोनाल्डो हमारी सबसे बेहतरीन एजेंट्स में से एक है, सबसे अच्छी विक्रेता। वह एक अच्छी भर्ती करता है। मैंने हाल ही में कैलिफोर्निया में यह बातचीत देखी थी, और वह, आप जानते हैं, मुझे 20 की उम्र के लोग पसंद हैं।
22, 23, 24, 27, 28। उसके पास इससे भी ज्यादा है, मैं कहूंगा कि 40 से ज्यादा। ठीक है, और उसने रियल एस्टेट क्षेत्र में बहुत सफलता हासिल की है। वह एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति है। वह घर गई और मेरी सलाह मानी और यह करना शुरू किया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उसने यह कैसे किया और यही मैं चाहता हूं कि आप लोग भी करें। मैंने तुम्हारा फोन यहां नीचे लिया। उसने अपने दोस्तों को टेक्स्ट संदेश भेजना शुरू किया। एक साधारण संदेश। उसने कुछ ऐसा लिखा। हाय लोगन, जब हमने रियल एस्टेट में साथ काम किया था तो बहुत मजा आया था। मुझे नहीं पता कि तुम अभी भी इस क्षेत्र में हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बिजनेस आइडिया के बारे में बात करना चाहती हूं। अगर तुम्हारे पास 1 मिनट हो तो मुझे जवाब देना। उसे एक जवाब मिला और वह हैरान रह गई। क्या? उसने 15 लोगों को संदेश भेजे और 7 लोग इसमें रुचि दिखाने लगे। लेकिन यह क्या है? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वे ऐसा करते हैं या नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि वह यह अनुभव कर रही है। अब अगर उसके साथ दोस्त क्लास में शामिल हो जाते हैं, ये सफल और आगे बढ़ते लोग, तो यह उसके बिजनेस के लिए और भी अच्छा है। और फिर उसने 7 लोगों को नामांकित कर लिया। अब यह व्यक्ति इसलिए आया क्योंकि उसने उन्हें बुलाया था। तो जिस व्यक्ति से उसने संपर्क किया उसके लिए हम वही प्रक्रिया अपनाते हैं, लेकिन जिस तरह से वे आए वह यही तरीका था। तो स्वाभाविक रूप से वे सोचते हैं कि उन्हें और लोगों को लाना चाहिए। तो अगर आप किसी को विज्ञापन के जरिए भर्ती करते हैं तो हम उनके साथ भी यही करेंगे। हम चाहते हैं कि वे अपने दोस्तों को भी लाएं। लेकिन समस्या यह है कि हमने उन्हें विज्ञापन के जरिए भर्ती किया है। तो नहीं, यह इतनी जल्दी नहीं बदलता। तो अगर तुम अपने किसी दोस्त को भर्ती करते हो, मैं मानता हूं कि वह यहां नहीं है, लेकिन वह अपने कुछ दोस्तों को लाने की कोशिश कर रहा है और उनसे बात कर रहा है। जब उसका दोस्त शुरू करेगा तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वह है कि वह भी वही करे। 1 गहराई से अब 2 गहराई तक। तो मान लो लोगन, तुम क्लास में आते हो और मैं तुमसे बात कर रहा हूं और फिर तुम क्लास में 6 और लोगों को ले आते हो और बाद में तय करते हो, अरे ये तो मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, अब मेरे पास 6 लोग हैं। अगर तुम्हें भी गिनूं तो मेरे पास 7 मौके हैं। अगर सिर्फ तुम हो तो मेरे पास एक ही मौका है। मैं अपना पूरा दिल और आत्मा लगा देता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं। और फिर तुम हार मान लेते हो। मान लो तुम्हें कोई गाड़ी टक्कर मार दे। किसी अमीर औरत से शादी कर लो और वह तुम्हें काम नहीं करने देगी। तुम्हें पता है, बर्तन धोने होंगे, घर पर रहना होगा और तैयार रहना होगा। वह घर आती है, तुम्हें खाना बनाकर रखना है ना? खैर, अब तुम चले गए हो। तुम्हारे पास एक मौका था, लेकिन अगर तुम 6 लोगों को ले आते हो तो अब मेरे पास 7 मौके हैं। आप प्लस 6, क्या यह समझ में आता है? हाँ। अब तुम कहते हो, ठीक है, मुझे नहीं पता तुम क्यों हार मानते हो, लेकिन अगर लोग ऐसा करते हैं तो वे खत्म हो जाते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लो। अब अगर मैं तुम्हारे साथ ही रहूं तो क्या होगा? तुम्हारे पास 7 अलग अलग संगठन बढ़ रहे हैं, 7 अलग अलग फ्रेंचाइजी। इसलिए ऐसे संदेश भेजो जो असरदार हों। तुम अपने दोस्तों को मुझसे बेहतर जानते हो। अपनी पीढ़ी की भाषा का इस्तेमाल करो, चाहे वो एक्स हो, जी हो, आई हो, सी हो या कोई भी हो। लेकिन कुछ शब्द कोई शब्द न होने से बेहतर हैं। गलत शब्द भी वैसे ही हैं। वे भी कोई शब्द न होने से बेहतर हैं। यही हम कहते हैं। तुम गलत व्यक्ति को सही बात नहीं कह सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तुम सही व्यक्ति को गलत बात भी नहीं कह सकते। क्योंकि सही व्यक्ति तुम्हारे बावजूद भी उसे कर लेगा। उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम उन्हें कुछ कह दो तो बूम। तुम सही व्यक्ति को गलत बात नहीं कह सकते। तुम गलत व्यक्ति को सही बात नहीं कह सकते। अगर तुम सही व्यक्ति को सही बात कहो तो क्या होता है? अब तुम जल रहे हो, यानी अब तुम कमाल कर रहे हो। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? दूसरे शब्दों में, तुमने सही बात कही और वे सही व्यक्ति हैं। तो हम चाहते हैं कि वे भी अपनी सही लोगों को सही बात कहें। यही तरीका है जिससे हम हिस्पैनिक बाजार, मंदारिन बाजार, पश्चिमी अफ्रीकी लहजे वाले बाजार और भारतीय बाजार में विस्तार करते हैं। यही तरीका है जिससे हम रेडनेक के बाजार में भी विस्तार करते हैं। अगर हम किसी रेडनेक या किसी देहाती लड़के को, जिसे मैं रीढ़ और महत्वाकांक्षा वाला कहता हूं, पकड़ सकें, वे इसे तैयार, इच्छुक और सक्षम कहते हैं। सक्षम, उनके पास दिमाग है, वे कुछ भी करने को तैयार हैं। और तैयार का मतलब है कि इस समय उनके पास कोई समस्या नहीं है। उनकी माँ वहां नहीं रहती, उनके घर में कोई पैलिएटिव केयर में नहीं है, उनके पास कोई कार नहीं है, वे न तो कैंसर से पीड़ित हैं, न दिल के दौरे से, और न ही वे मर रहे हैं।
तुम ऐसा नहीं कर सकते। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो स्वस्थ हो, शुरू करने के लिए तैयार हो। तो तुम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जो तैयार, इच्छुक और सक्षम हो। दूसरे शब्दों में हम उन्हें मोटा, वफादार, उपलब्ध और सीखने योग्य कहते हैं। वही शब्द, सीखने योग्य। वे कुछ न कुछ सीखेंगे। वफादार का मतलब है कि वफादार लोग कार्रवाई करते हैं। वे, आप जानते हैं, 10,000 कारणों का इंतजार नहीं करते। जैसे कि मेरे पास विश्वास है तो मैं विश्वास की छलांग लगाऊंगा। तो वफादार यानी कार्रवाई करने वाले, मोटे और उपलब्ध लोग। क्या यह समझ में आता है? तो तुम्हारा काम बस उन्हें मैसेज भेजना शुरू करना है। जो भी तुमने पहले कहा हो, हाय मार्क, मार्ता, तुम मेरे स्कूल के पसंदीदा शिक्षकों में से एक थीं। मुझे नहीं पता कि अब तुम क्या करती हो, लेकिन मेरे पास एक बिजनेस है। क्या तुम बिजनेस के बारे में बात कर सकती हो? क्या तुम्हें कुछ अतिरिक्त करने में दिलचस्पी है? इसे जितना हो सके उतना विनम्रता से कहो। जैसे ही वे जवाब दें, उन्हें कॉल करो। तो तुम 10 लोगों को मैसेज भेजते हो। 2 लोग कहते हैं, हाँ मैं चाहता हूं। 15 लोगों को मैसेज मत भेजो। 15 और लोगों को मैसेज मत भेजो। रुक जाओ। उन दोनों को कॉल करो। बहुत विनम्र रहो। उन्हें किसी और के करीब लाने की कोशिश करो। शुरू करो। उनकी मदद के लिए जो कुछ भी कर सकते हो करो। सबसे पहले वे क्या चाहते हैं? उनसे आवर्ती आय के बारे में बात करो। पैसा जो बिना काम किए आता है। शिकागो में लोग, मियामी में लोग, टेक्सास में लोग, सभी को 1% मिलता है। ऐसा कौन है जो यह नहीं करना चाहेगा? लेकिन तुम्हें आगे बढ़कर उन्हें यह विचार बेचना होगा। ठीक है, अब लोग कहते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि हम अपने दोस्तों को बेचें? हाँ, इसे ही भर्ती करना, असफल होना और बेचना कहते हैं। ठीक है दोस्त, तुम उसे समझाते हो, उसे इन्फिनिट बैंकिंग प्रोग्राम समझाते हो, उसे $1 मिलियन की टर्म इंश्योरेंस समझाते हो, जो भी समझाना हो वो समझाते हो और कमीशन के बारे में बात करते हो। वे कहते हैं, हाँ मैं अभी इसमें व्यस्त हूं। ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, बढ़िया। देखो, मुझे तुम्हारी पॉलिसियां देखने दो और चलो कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो तुम्हें कवर करे। या अगर तुम्हारे पास पहले से ही कोई अच्छी पॉलिसी है तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो तुमने भर्ती करने की कोशिश की और असफल रहे। तुम असफल हो गए। और कब? अगर मैं तुमसे पूछूं, अरे क्या तुम मेरी कार हटा सकते हो? और तुम कहते हो, अरे मुझे अभी कुछ काम है। मैं कहता हूं, ठीक है, क्या तुम मुझे एक कोका कोला लाइट ला सकते हो? क्योंकि मैंने तुमसे कुछ अजीब मांगा और तुमने नहीं किया, तो अब यह ज्यादा संभव है कि तुम आसान काम कर दोगे। तो तुमने मेरे साथ व्यापार में प्रवेश नहीं किया, तुमने अपने परिवार के लिए लाइसेंस नहीं निकाला। लेकिन क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कि एक बार जब लोग हां कह देते हैं तो तुम्हारी इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह होती है। और अगर मैं तुमसे पूछूं, जैसे मैरी से, मैं कह सकता हूं कि मैं बोल सकता हूं और तुम यह चीज पकड़ो, तो क्या लगता है पहले कौन थक जाएगा? मेरी जीभ मेरे मुंह में या तुम जो वह कप ऊपर पकड़े हो? हाँ, यही बात है, क्योंकि तुमने कभी इतना समय तक हाथ ऊपर नहीं रखा है। और मैं तो हमेशा बोलता रह सकता हूं। क्या यह समझ में आता है? तुम्हारी इच्छा शक्ति भी बिल्कुल वैसी ही है। और अगर मैं तुमसे बार बार पूछूं, बार बार पूछूं, बार बार पूछूं, तो क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कि वह हार मान लेता है और लड़ नहीं सकता। तो अगर तुम उनसे कह रहे हो कि वे साथ आएं और उनसे अपनी पसंद के मुताबिक कुछ करने को कह रहे हो और फिर हम और नीचे जाते हैं, तो देखो कम से कम क्या तुम इतना तो करोगे? या जो भी हो। तुम ऐसा सीधे नहीं कहते, लेकिन उनके परिवार के बारे में बात करते हो, लेकिन तुम्हारे मन में पता है कि उनकी इच्छा शक्ति कम हो गई है। तो वे बेचते हैं, फिर खरीदते हैं। तुम्हें पता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। शुरुआत में अगर हम शुरू में सफल नहीं होते तो हम कोशिश करते हैं, सही है? हम कोशिश करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। तो हम उन्हें भर्ती करने में असफल रहे, हमने उन्हें कुछ बेच दिया और अब हम फिर से भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बहुत ही साधारण विचार है, लेकिन लोग विज्ञापन देने और आसानी से पाने के आदी हो जाते हैं। उनके पास पैसा आ रहा है और वे यह नहीं समझते कि एक व्यवसाय बनाना कितना शक्तिशाली हो सकता है। इसलिए वे सिरदर्द नहीं चाहते। लेकिन अगर हम उन्हें यह समझा सकें और ये बुनियादी बातें शुरू से ही जल्दी लागू करवा सकें, तो सोचो अगर हमारी टीम में दर्जन भर लोग यह कर रहे हों तो क्या होगा? हर कोई 2 लोगों की भर्ती कर रहा है, एक एक, हर हफ्ते एक एक। अब हमारे पास 12 लोग हैं। यह समूह जल्द ही पूरी अलायंस टीम से ज्यादा भर्ती करने लगेगा। तो कोई भी इस जगह को भर सकता है। असल में मेरे पास एक सलाहकार था जो बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। उन्होंने मुझसे कहा, एंडी, तुम्हारे पास ये लोग हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और सच में सिस्टम का पालन नहीं कर रहे। वे ये और वो कर रहे हैं। तुम्हें सच में फिर से शुरुआत करनी चाहिए और अच्छे लोग लाने चाहिए और शुरू से शुरू करना चाहिए।
तो इसे नए हिस्पैनिक बाजार में जाने से जोड़ो। चलो अब मंदारिन बाजार में चलते हैं। नया। अब मैं देख रहा हूं, और याद रखो मैंने कहा था कि ये संस्कृतियां परिवार और दोस्तों के प्रति ज्यादा झुकी हुई हैं। तो हम उनके पास जाएंगे और उन्हें बुनियादी बातें बताएंगे और संदेश भेजना शुरू करेंगे। शायद यह वीडियो के लिए अच्छा ना हो, लेकिन क्या आपके पास अभी ऐसे लोग हैं जिन्हें आपने संदेश नहीं भेजे हैं? क्या आपके पास ऐसे लोग हैं? क्या आप कुछ संदेश भेज सकते हैं? क्या आप कुछ संदेश भेज सकते हैं? कुछ संदेश भेजो और देखो वे क्या कहते हैं। स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट। नमस्ते बॉब। नमस्ते टीना, क्या आपके पास हैं? आप बिजनेस की बात करते हैं और वे कहते हैं, सुनो मैं अभी काम पर हूं। और आप कहते हैं, तुम किस समय फ्री होते हो? मैं कभी तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूं। कभी किसी पार्टी में चलते हैं। ठीक है, शानदार। खुद को सुनो। मुझे तुम्हें यह बताने दो कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम उनसे बिजनेस की बात करो और वे तुम्हें किसी कॉन्सर्ट में बुला लें। क्या तुम उन्हें कॉन्सर्ट में भर्ती करने जा रहे हो और अपनी जिंदगी के 4 घंटे किसी के साथ व्यस्त रहोगे? क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? तुम कहते हो हाँ हाँ हाँ, लेकिन तुम किसी से डेट पर जाने की कोशिश नहीं कर रहे, न ही किसी कॉन्सर्ट में जाने की, न ही किसी के साथ डिनर करने की। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वे रुचि रखते हैं। क्या यह समझ में आता है? बस यही। गलत लोगों के साथ थकाऊ घंटों तक समय बर्बाद मत करो। ठीक है, और मैं उन्हें बिजनेस में लाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उनका दोस्त बनने जा रहा हूं। क्या तुम्हारे भी 300 दोस्त हैं? मुझे यह कैसे पता? क्योंकि औसत व्यक्ति के पास 200 से 300 लोग होते हैं जो उसे जानते हैं। स्कूल के शिक्षक, माताएं, पिता, चाचियां, चाचा, भतीजे। अब अगर तुम्हारी माँ और पिता के 12-12 भाई बहन हैं तो तुम 327 लोगों को जान सकते हो। अगर तुम बेसबॉल टीम के कप्तान हो, बास्केटबॉल टीम के कप्तान हो, अगर तुम किसी क्रिश्चियन स्कूल, पब्लिक स्कूल या प्राइवेट स्कूल में हो। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? जितना ज्यादा तुमने जगह बदली है, अब अगर तुम घर पर पढ़ाई करते हो तो शायद तुम उतने लोगों को नहीं जानते हो, लेकिन अगर तुमने कई स्कूल बदले हैं, अगर तुम्हारे स्कूल में 1200 लोग थे, है ना? हमारी पहली साल की कक्षा में 1200 लोग थे। 1200। 1212। तुम्हारे पास 5 हैं, तुम जानते हो, तुम और भी लोगों को जानते हो। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे लोग कौन हैं, और जितने ज्यादा लोगों को तुम जानते हो, किसी को ढूंढने का मौका उतना ही बेहतर होता है। तो जो तुम करते हो और जो तुम करने वाले हो, और पैट्रिक, हम कोच अनाहिद और कुछ अन्य लोगों के साथ जिनके पास टेक्स्ट मैसेज है और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। और जो सबसे पहले किसी को ढूंढ लेता है उसे एक टॉफी, एक टोकन, $1 या बाहर खाने का मौका मिलता है। यह ऐसा है जैसे कि तुम्हें उन्हें किसी को ढूंढना शुरू करने के लिए प्रेरित करना है। और फिर बस उन्हें कॉल करो, उनके साथ विनम्र रहो और विनम्र रहना सीखो और बस कहो, अरे चलो शुरू करते हैं। और मैं हमेशा इसे छोटा करके बताता हूं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसे एक तरफ रख दो। और अगर कोई आदमी कहता है, अच्छा क्या हम इसे फुल टाइम कर सकते हैं और मुझे अमीर बना सकते हैं? मैं कहता हूं, ठीक है तुम कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे शुरू करते हैं। सच्चाई यह है कि आप चाहते हैं कि वे तेजी से आगे बढ़ें, लेकिन आप हमेशा इसे छोटा करके बताते हैं ताकि उन पर कोई दबाव ना हो। इसे हम कहते हैं, लोगों पर दबाव मत डालो, दबाव को बिजनेस पर डालो। तो मैं कहूंगा, चिंता मत करो, हम इसे आराम से लेंगे। लेकिन अगर आपके पास 3 या 4 लोग हैं तो आप तुरंत उन लोगों के पास जाते हैं और वही बात दोहराते हैं। यही है बिजनेस पर दबाव डालना। अगर आप इस व्यक्ति पर चिल्ला रहे हैं, जल्दी करो, तो यह व्यक्ति पर दबाव है, बिजनेस पर नहीं। लेकिन जब आप उनकी लाइन में नीचे जाते हैं, जब आप दबाव को उनसे हटाकर किसी और पर डालते हैं, तो आप दबाव बिजनेस पर डाल रहे हैं, उन पर नहीं। क्या यह समझ में आता है? हम्म। और इसी तरह आप झूम पर इन लोगों को इकट्ठा करते हैं, कहते हैं, जाओ मैसेज भेजो। और हमेशा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बाकी सभी से 10 गुना ज्यादा मैसेज भेज रहा होता है। वही व्यक्ति है जिसे आपको प्रमोट करना चाहिए। वही व्यक्ति है जिसे आपको ज्यादा पैसा, ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पूरा विचार यही है कि कौन मैसेज भेज रहा है, टेक्स्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है। गर्म बाजार। आपने पहले कहा था कि उन्हें फोन करें। हाँ, आज रात ही उन्हें कॉल करो। लेकिन अगर हम मैसेज भेज रहे हैं तो तुमने उन्हें कॉल नहीं किया है। तुम्हें उन्हें कॉल कर लेना चाहिए था। और वैसे अगर वे हाँ कहते हैं और फिर हमारा समय खत्म हो जाता है, तो भी तुम आज रात उन्हें कॉल कर सकते हो। उन्होंने हाँ कह दिया है। और एक बार जब लोग हाँ कह देते हैं तो वे बिजनेस की बात करना चाहते हैं। उन्हें कॉल मत करो और फिर 30 मिनट तक स्कूल के दिनों की बातें करने मत लग जाओ। अब उनके बच्चे कहाँ हैं? अच्छा, मेरा एक बच्चा है, उसकी उम्र कितनी है, वह कहाँ से आया? और अचानक 30 मिनट बीत जाते हैं और तुमने असली मुद्दे पर बात ही नहीं की। ऐसा लगता है जैसे तुम जैसे तुम किसी और बात पर ही बात करते रहना चाहते हो। तुम्हें सीधे मुद्दे पर आना होगा, तुम्हें यह जल्दी करना होगा। यही हम कर रहे हैं, हम इसे व्यवस्थित कर रहे हैं। और अगर वे कहते हैं, ठीक है जो भी हो, अगर वे कहते हैं मुझे इस पर सोचना है, तो क्या? उन्हें सोचने दो। उन्हें एक मैसेज भेजो, उन्हें जानकारी देते रहो। उन्हें हमारे CRM में जोड़ो, उन्हें एक ऑडियो बुक भेजो, उन्हें एक ऑडियो भेजो, उन्हें एक वीडियो भेजो।
कुछ ऐसा जो आपको लगे कि उन्हें पसंद आएगा, कुछ संबंधित क्योंकि उन्होंने हाँ कहा था। अब हमें उनके पीछे विनम्रता से जाना है। समय क्या हुआ है? 3:46 हो चुके हैं। मैं अपनी घड़ी की ओर देखता हूँ जिसमें सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और सोचता हूँ कि यह दिन कितनी जल्दी बीत गया। आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह व्यस्त रहा। सुबह से ही मीटिंग्स, फोन कॉल्स और ढेर सारे काम। अब शाम का समय है जब हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और आसमान में सूरज की आखिरी किरणें बिखरी हुई हैं। ऐसे समय में अक्सर मन करता है कि खुद को थोड़ा आराम दिया जाए, कुछ अच्छा किया जाए जिससे मन को सुकून मिले। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर का नजारा देखता हूँ। सड़क पर हलचल कम हो गई है, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है और आसमान में बादल धीरे धीरे रंग बदल रहे हैं। मुझे याद आता है कि बचपन में भी मैं इसी समय छत पर बैठकर आसमान को निहारा करता था और माँ अक्सर कहती थी कि शाम का समय परिवार के साथ बिताना चाहिए। शायद इसी वजह से आज भी शाम होते ही मन करता है कि अपनों के साथ कुछ अच्छा समय बिताया जाए। आज मैंने सोचा कि क्यों ना डिनर बाहर किया जाए। डिनर का विचार आते ही मन में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन घूमने लगे। गर्मा गर्म रोटियां, मसालेदार सब्जियां, दाल तड़का, पनीर टिक्का और मीठे में गुलाब जामुन या फिर रबड़ी। मैं सोचने लगा कि किस रेस्टोरेंट में जाऊं, कौन कौन मेरे साथ चलेगा और वहां का माहौल कैसा होगा। बाहर खाने का अपना ही मजा है, खासकर जब मौसम सुहाना हो और आसपास हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही हो। मैंने अपने दोस्तों को फोन किया, उन्हें डिनर के लिए आमंत्रित किया। सबने खुशी खुशी हामी भर दी। हम सबने मिलकर तय किया कि आज किसी नए रेस्टोरेंट में जाएंगे जहां का खाना बहुत मशहूर है। मैंने सोचा कि वहां पहुंचकर हम सब मिलकर हंसी मजाक करेंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। अब सवाल था कि वहां कैसे जाया जाए। मेरे पास एक शानदार रोल्स रॉयस कार है जो मेरे लिए सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक सपना है, एक ऐसी चीज जिसे मैंने बरसों की मेहनत के बाद हासिल किया है। उस कार की चमक, उसकी बनावट और उसका आराम मुझे हमेशा आकर्षित करता है। जब भी मैं उसमें बैठता हूँ मुझे एक अलग ही गर्व और खुशी महसूस होती है। मुझे याद है जब पहली बार मैंने इस कार को खरीदा था तो पूरे परिवार ने मिलकर उसका स्वागत किया था। लेकिन आज जब मैंने कार की ओर देखा तो पाया कि वह धूल से भरी हुई है। उसकी सफेद बॉडी पर धूल की एक परत जम गई थी जिससे उसकी असली खूबसूरती छुप गई थी। मुझे यह देखकर बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरी कार चमकती रहे, साफ सुथरी रहे। मुझे याद आया कि पिछली बार जब मैंने उसे धोया था तो कितनी मेहनत लगी थी, लेकिन उसके बाद भी समय की कमी के कारण मैं उसे फिर से साफ नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि आज डिनर के बाद कार को अच्छे से साफ करूंगा। मुझे अपनी कार से बहुत लगाव है और जब भी वह गंदी होती है तो दिल में एक टीस सी उठती है। मुझे याद है एक बार जब मैंने अपने दोस्तों को इसी कार में घुमाया था तो सबने उसकी तारीफ की थी। आज भी जब मैं उसमें बैठता हूँ तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। मैंने रोल्स रॉयस की चाबी उठाई और कार के पास गया। दरवाजा खोलते ही उसकी खुशबू महसूस हुई जो मुझे हमेशा सुकून देती है। मैंने कार की खिड़कियां खोली ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। रास्ते में मैंने सोचा कि आज की शाम खास होगी, अच्छा खाना, अच्छे दोस्त और मेरी प्यारी कार। मैंने कार स्टार्ट की और धीरे धीरे सड़क पर निकल पड़ा। रास्ते में पेड़ों की छांव, सड़क के किनारे लगे लैंप पोस्ट और हल्की हल्की बारिश की फुहारें, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे लगा जैसे आज की शाम मेरे लिए ही बनी है। रेस्टोरेंट पहुंचकर हम सबने मिलकर डिनर किया, खूब बातें की और हंसी मजाक किया। डिनर के बाद मैंने सोचा कि अब समय है अपनी कार को फिर से चमकाने का। घर लौटकर मैंने कार को अच्छे से धोया, उसकी सफाई की और जब वह फिर से चमकने लगी तो दिल को बहुत सुकून मिला। इस तरह 3:46 पर शुरू हुई मेरी शाम दोस्तों के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों और अपनी प्यारी कार की देखभाल के साथ एक यादगार अनुभव बन गई। जब हाँ, ओह यार हाँ जेसिका, क्यों ना हम किसी को बुला लें जो उसे धो दे। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे सिर्फ उसे धोने के लिए, वह बेहतर दिखेगा। लेकिन मेरा मुद्दा यह है, तुम्हारा एक डिटेलिंग का बिजनेस है। अगर तुम एनसी स्टेट जाते हो तो मैं हूं उद्यमी अल्बर्ट। मुझे रिटेलिंग बहुत पसंद है, मुझे सोलर पैनल की बिक्री बहुत पसंद है, मुझे हर वो चीज पसंद है जो तीव्र और व्यावहारिक हो, समझे? तो तुम एकदम सही उम्मीदवार हो सकता है तुम्हें यह पसंद ना आए, हो सकता है इसमें तुम्हारी रुचि ना हो, लेकिन जो हम करते हैं वह है वित्तीय सेवाएं। तो यह एक मोबाइल होम पार्क में $10,000 की जीवन बीमा पॉलिसी से लेकर डेव डाउन तक जाता है, जो मेरे सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है। यह $1 मिलियन की प्रतिबद्धता है। जानते हो, मोबाइल होम पार्क वाला ग्राहक $50 प्रति माह दे सकता है। डेवडू की प्रतिबद्धता मान लो $1 मिलियन से भी ज्यादा है और मूल रूप से यह उनके बच्चों के लिए एक रणनीति है ना? केविन के बच्चे तो हम, और मेरा मतलब है हमारे पास एनएफएल के फुटबॉल खिलाड़ी, बेसबॉल खिलाड़ी, हमारे पास बड़े ग्राहक हैं। हम निवेश करते हैं लेकिन हम बहुत साधारण तरीके से शुरुआत करते हैं। तुम जानते हो, अपनी खुद की पॉलिसियां देखो, अपने माता पिता की पॉलिसियां देखो, लेकिन हम बड़े पैमाने पर संपत्ति नियोजन करते हैं। असल में रैले में जल्द ही एक संपत्ति नियोजन होने वाला है जिसमें आप भाग ले रहे हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वह वही है जो मैं चाहता हूं, वही जो मेरे बच्चे चाहते हैं, एक अच्छी नौकरी हो। क्या आपके पास पैसा आ रहा है बिना तनाव के, बिना किसी चिंता के? आप उन लोगों से क्यों नफरत करते हैं जो कहते हैं ओह ये तो सिर्फ कमीशन के लिए है, और फिर आप कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, सही है ना? लेकिन अगर आपकी वेटर की नौकरी है, मैंने अभी अभी एक लड़के को काम पर रखा है जो सिर्फ उबर ईट्स करता है और उसका अपना छोटा सा अपार्टमेंट है। वह कहता है मैं इसे छोड़ नहीं सकता।
मैंने उससे कहा, इसे करते रहो, ये लचीला है, इसे खुद से सीखो, इसे खुद से सीखो, यह समझदारी होगी। मेरे पास एनसी स्टेट के कई फुटबॉल खिलाड़ी हैं। मुझे ईसी का एक फुटबॉल खिलाड़ी चाहिए, लेकिन मेरे पास कई फुटबॉल और बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं जो ये करते हैं। ये आपकी अपनी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति को समझने के लिए एक शानदार प्रशिक्षण है। मेरा मतलब है, मैं एनसी स्टेट से टेक्सटाइल्स में स्नातक हूं। लेकिन मेरा मतलब है, हाँ, मैं और डिंग मारने ही वाला था, लेकिन बेहतर है कि मैं चुप रहूं। तो हाँ भाई, तो मैंने इसे एक साइड प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था, बस ये सीखने के लिए कि ये कैसे किया जाता है। और अब मैं करोड़ों कमा रहा हूं, लेकिन मैंने नीचे से शुरुआत की थी। तो अगर तुम रुचि रखते हो तो मुझे तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाने में खुशी होगी। मुझे तुम्हें यह सिखाने में बहुत अच्छा लगेगा, और तुम्हें एक सरकारी परीक्षा पास करनी होगी। जब तुम ये हासिल कर लेते हो तो ये, पता नहीं, 0 to 15 कुछ 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 होता है। मैं इसे बस लाइफ इंश्योरेंस लाइसेंस या इंश्योरेंस लाइसेंस कहता हूं। लेकिन तुम इसे एक रात में हासिल कर सकते हो, और इसकी कीमत, तुम जानते हो, $100 $150 होती है। अपना लाइसेंस प्राप्त करो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास ये सारे डिस्काउंट कोड्स हैं और हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। लेकिन हम तुम्हें पूरे इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन करते हैं और तुम्हें कोटेशन बनाना और यह समझना सिखाते हैं कि यह कैसे काम करता है। यहां $1000 कमाओ, वहां 500, कहीं और 10,000। तुम जानते हो, यह तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। और फिर, मुझे गलत मत समझना, हम करते हैं वगैरह वगैरह। हम संभावित ग्राहकों की भर्ती करते हैं, समझे? सोशल मीडिया के संभावित ग्राहक, फेसबुक, ऑनलाइन सेमिनार। लेकिन शुरुआत में यह धीमा और सीधा होता है। क्या तुम्हें यह बिल्कुल भी दिलचस्प लग रहा है? हाँ बिल्कुल। जब मैं उस मुकाम पर पहुंचा जहां मैं स्कूल खत्म करने वाला था, तो बिक्री ने हमेशा मेरा ध्यान आकर्षित किया है। क्या मैं किसी अजनबी से दोस्ती कर सकता हूं? समझे? टेलर ने तुम्हारे बिजनेस का जिक्र किया था, और मैंने मूल रूप से उससे कहा कि अगर कभी कोई ऐसा मौका हो जिसमें मैं इसके बारे में सीख सकूं और देख सकूं कि यह क्या है, तो मुझे दिलचस्पी होगी। और मुझे इसमें क्या फायदा होगा? चलो देखते हैं मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तुम जानते हो, मैं पूरी तरह से अवसरों पर केंद्रित हूं। तो तुम्हारा कल का शेड्यूल क्या है? कल मेरे पास काफी खाली समय है। मुझे सुबह सबसे पहले एक बजट बनाना है, लेकिन उसमें 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। हमारे ऑफिस आओ ताकि तुम टेलर की डेस्क देख सको, अपनी डेस्क ठीक कर सको और फूल भी सजा सको। वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो बस 40 से बाहर निकलते ही है। वो तुम्हें पता मैसेज कर देगी। ये 1214 है। ये वेलिंगटन 1214 है। ठीक है, 31वीं स्ट्रीट। ये ठीक हाईवे से बाहर निकलते ही है शायद। मेरे 3 कर्मचारी डरहम में रहते हैं। ठीक है। ओह, मैं वैकल्पिक रूप से आना कहूंगा। तुम एक बार किस समय रिकॉर्डिंग करते हो? क्या है वो? बताइए। तुम्हारी रिकॉर्डिंग किस समय है, बताओ? 1 बजे के बाद आऊंगा, शायद दोपहर के खाने के बाद ही आना होगा। ठीक है, सुनो, देखो कि गाड़ी ठंडी है या नहीं। वह रोल्स में है। वह ठीक वहीं काउंटर पर होना चाहिए। ठीक है। बस यही है। धन्यवाद। तुम नहीं चाहोगे कि फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ वहां एक गंदे ब्रॉन्क्स रॉय में पहुंचो? गंदा, जिसमें लाल लेदर का इंटीरियर है, भाई। ये तो पागलपन है। ओह हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और सोचो कि मैंने शुरुआत कैसे की थी, जैसे मैं और मेरा कजिन, फिर मैं और मेरा कजिन। फिर हमें एक और फिलिपिनो दोस्त मिला जो ओहायो की एयरफोर्स का लड़का है, नाम है, और वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है और मैं उसे पूरी जिंदगी से जानता हूं। मैंने उससे कहा, भाई, हमारे पास कुछ खास है, तुम्हें आना ही होगा। वह ओहायो से पूरा रास्ता गाड़ी चलाकर आया। उसने अपने साथ 5 लोगों को काट डाला। उसने मेरी मौके को देखने के लिए पूरी रात गाड़ी चलाई। ये अब की बात है, ध्यान रखना, ये बहुत समय पहले की बात है। ये तो तुम्हारे पैदा होने से भी पहले की बात है। ये 25 साल पहले हुआ था। बिल्कुल, तुम जानते हो, लेकिन वही सोच थी। हमने कुछ लोगों के साथ शुरुआत की और कुछ बड़ा बनाया, और ये सब थोड़ा पागलपन जैसा रहा है। ओह हाँ भाई, पहला लंच, ये मेरे लिए एक आशीर्वाद रहा है। हाँ, तुम जानते हो, इसे करते हुए मैंने बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात की है। मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है। और तुम जानते हो, जाहिर है, जैसे मैं अपने लिए पैसे कमा सकता हूं। खैर, हमारे पास बहुत कुछ है। वैसे यहां और कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी डिटेलिंग के बिजनेस में मदद करूंगा। आओ स्केल के बारे में बात करते हैं। मैं एक आदमी से मिला, मैंने खुद से शायद ही कभी पेट्रोल डाला है। अभी अभी तुमने किसी को मेरी कार में चढ़ते हुए सुना, लेकिन मैंने पेट्रोल डालना बंद कर दिया। और एक हिस्पैनिक आदमी मेरे पास आया और मुझसे पूछा, ये कौन सी कार है? मैंने उससे कहा, क्या तुम जानते हो ये कौन सी कार है? और उसने कहा, यह एक ब्रोज है।
मैंने जवाब दिया, हाँ। और उसने कहा, यह बहुत सुंदर है। मैंने उससे कहा, भाई, बर्बिंगटन में 99% लोग नहीं जानते ये क्या है। और मैंने उससे पूछा, तुम क्या करते हो? उसने जवाब दिया, मेरा एक छोटा सा टीम है। मैंने पूछा, तुम्हारी टीम क्या करती है? और उसने कहा, बागवानी। और मेरा मतलब है, वह पसीने से तर था, समझ रहे हो? उसने कहा, मेरे पास 4 लड़के हैं और मेरे पास यह छोटा सा स्थान है। मैं अपना सारा सामान वहीं रखता हूं। और मैंने उससे कहा, भाई, मैं सच में तुम्हारी इसमें मदद करना चाहूंगा, लेकिन देखो हम क्या कर रहे हैं। खैर, हम उसे यहां लाए और ऐसा लगता है कि उसे बेसिक स्तर पसंद नहीं है, लेकिन अब वह संपत्ति नियोजन को लेकर उत्साहित है। देखो, इसके लिए थोड़ा सीखना जरूरी है। तो आप जाओ। लेकिन मेरा मतलब है, जैसे तुम जानते हो, मैं किसी को भी यही कहता हूं, हम उसे अपनाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। धीरे 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 धीरे। इसे इतना आसान रखो कि कोई भी समझ सके और फिर जितनी जल्दी चाहो उतनी तेजी से आगे बढ़ो। हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि मैं टेलर को इसके बारे में बता रहा था, मेरा मतलब है, तुम जानते हो, अगर कभी ऐसा मौका मिले जिसमें मैं, तुम जानते हो, दूर से कुछ काम शुरू कर सकूं और बैठ सकूं, मिल सकूं और जो भी कर सकूं वो करूं। शुरुआत में बस इसके बारे में सीखने के लिए, और जब तक मैं अपना शेड्यूल संतुलित नहीं कर लेता तब तक ऐसी चीजें करूं। क्योंकि मेरा मतलब है, मैं ग्रीनविल, नॉर्थ कैरोलिना में रहता हूं। तो लेकिन क्या आप डरहम में काम करते हैं? नहीं, मैं सप्ताहांत में रैले में काम करता हूं। अच्छा, रैले में सप्ताहांत पर। ठीक है, हाँ सर। लेकिन मैं आपके साथ पूरी तरह ईमानदार रहना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा, आप जानते हैं, मैं पूरी तरह से अवसरों के लिए खुला हूं और अपने क्षितिज को विस्तार देना चाहता हूं। ठीक है, इसे कल ले आना। पता करो कि तुम किस समय पहुंचोगे, वह तुम्हें एक संदेश भेजेगी। मैं यहां हूं, मेरे पास एक शो है जो ऑफिस में 12:30 पर शुरू होता है। तो अगर तुम उससे पहले आ सकते हो तो मैं तुमसे मिल सकता हूं। मैं तुम्हें शो में आते हुए देखूंगा, लेकिन वह तुम्हें सारी जानकारी दे देगी। और आओ, हमारे साथ समय बिताओ, हमारे साथ दोपहर का खाना खाओ, जो भी हो। ठीक है? ठीक है, एडी, मैं तुम्हारा आभारी हूं। ठीक है, वह तुम्हें मेरा नंबर और संपर्क दे देगी। ठीक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, कोडी। तुम्हारा उपनाम क्या है? पिनेरो, PINERO। ठीक है भाई, संपर्क में रहना, अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखना। लोगों को अपनी बात सुनना बहुत पसंद है। हम तो तुम्हारा किस तरह का बिजनेस है? तो तुमने कहाँ पढ़ाई की थी? तुम्हारा उपनाम क्या है? मेरे 90% सवाल सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि उन्हें कुछ कहना पड़े। वे कुछ कहते हैं लेकिन सवाल नहीं पूछते। एक सवाल, जिसका मतलब है कि मैं एक सवाल पूछ सकता हूं और फिर वे अगला सवाल जवाब देते हैं और मैं बस एक तस्वीर बना रहा हूं। चलो इसे शांत बनाए रखें। मैं साइड में अपनी शेख ही बघार रहा हूं। तुमने कहा, अच्छा, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक उद्यमी हूं। तुम कहते हो कि तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन देखो, हमने गुरुवार को NC स्टेट के खिलाफ खेला। तुम जानते हो, वह आदमी जिसके साथ मैं काम करता हूं, जिसने मुझे नौकरी दी, वो तुम्हें पसंद नहीं है। तुम पैट्रिक को छोड़ देते हो, जिसे भी पसंद हो उसे छोड़ देते हो। जैसे जिसने मुझे नौकरी दी, उसकी वहां उद्यमियों की एक स्कूल है और तुम एक उद्यमी हो, तो तुम्हें उससे मिलना चाहिए। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? और अगर वे फुटबॉल से हैं, तो तुम जानते हो कि तुम कौन सा बास्केटबॉल इस्तेमाल करते हो। मेरी सारी पहचान। लेकिन सुनो, वह लोगों को सिखाता है कि किताबें कैसे लिखी जाएं ताकि पढ़ी जा सकें, तो वह इसे इतना आसान बनाता है कि कोई भी कर सके। वह बार बार कहता रहा, मैं शुरू कर सकता हूं। मैं कहता था, तुम शुरू कर सकते हो। तो अब जैसे तुम उसे एक तारीफ दे रहे हो, एंडी ऑलब्राइट को तुम सच में पसंद आए, उसे ढूंढो। अरे वैसे पार्टी एंडी ऑलब्राइट के नाम पर होगी। यही मैंने किया। मैं लगभग कह ही देता, लेकिन तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तुम इतना बोलते हो और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम न्यू मैक्सिको में हो और हिस्पैनिक हो। फिर भी तुम कह सकते हो, मेरा अच्छा दोस्त एंडी, मैं उसे 15, 16 और 17 जुलाई को मिलने जा रहा हूं। मैं बर्लिंगटन, नॉर्थ कैरोलिना जा रहा हूं क्योंकि हम दोस्त हैं। मैं वहां तक उड़कर जा रहा हूं उसे देखने के लिए। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? तुम उस विश्वसनीयता का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फिर कोशिश करो कि उसे ज्यादा महत्व ना दो। और हम देखेंगे कि यह कैसे चलता है। हम पहले कदम उठाएंगे। सबसे पहली चीज जो हम करते हैं, कोडी, वह है अवधारणा को समझना और फिर पूरी अवधारणा को फिर से बेचना कि किसे जानते हो और बस लोगों को शुरू करने के लिए प्रेरित करना।